सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। यूनिवर्सिटी की पाठशाला में आज का जो सेशन है वो डील करता है इम्पीडेंस ट्रायंगल के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक आप देख सकते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और दूसरा चीज़, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। छोटा सा सेशन रहेगा, ये टॉपिक थोड़ा छोटा है, बहुत ज़्यादा बिग टॉपिक नहीं है ये। शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन इससे जो फॉर्मूले जितने निकल करके आएंगे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा ना, रेजोनेंस का, वो टॉपिक कहीं ना कहीं इसी इम्पीडेंस ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सिंगल फेज एसी सर्किट्स में ऑलमोस्ट हर टॉपिक किसी दूसरे से रिलेटेड है, तो इस वजह से हमको सीक्वेंस में पढ़ना और एकदम प्रॉपर एक कंजंक्शन में पढ़ते चले जाना ज़रूरी है। तो उसी सीरीज़ में आई होप आप लोग इससे पहले का वीडियो जरूर से देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और आपको पहले आज का कंटेंट दिखाते हैं कि आज के सेशन के मेजर कंटेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, आज के सेशन में हम ये तीन चीज़ें कवर करेंगे। क्या क्या तीन चीज़ें हैं? तो पहले देखेंगे बेसिक्स ऑफ रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, ये होते क्या क्या है। सेकंड पॉइंट पे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द इम्पीडेंस ट्रायंगल, कि इम्पीडेंस ट्रायंगल फॉर्म कैसे हो रहा है। और लास्ट में हम बात करेंगे अबाउट द आइडेंटिटीज रिलेटेड टू द इम्पीडेंस ट्रायंगल। आगे चल के इससे न्यूमेरिकल में बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको, अगर ये पार्ट आपका क्लियर है अच्छे से, अगर आपको ये समझ में आता है तो न्यूमेरिकल में मान के चलिए कि आपकी मेहनत जो है वो आधी हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं रहेगा फिर आपका, क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर होंगी तो बहुत आसानी से आप चीज़ें बता लेंगे। जैसे कि मेरे बोलने का मतलब ये है कि मान लीजिए, जैसे कभी एक फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा डेटा देता है कि भाई एक सर्किट है जिसमें इम्पीडेंस की वैल्यू 3-4J लगी हुई है, ठीक है। और कुछ वोल्टेज बता देगा, कुछ करंट बता देगा आपको। अब आपको मान लीजिए क्वेश्चन में बोल दिया कि चलिए बताइए यहाँ पर कि एलिमेंट कौन कौन से लगे हुए हैं। अब कोई भी स्टूडेंट जो है वो उसको कन्फ्यूजन होगा कि सर एलिमेंट कैसे पता लगाएं। अब एलिमेंट पता लगाने का क्या तरीका है? रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है। तो आप क्या करेंगे भाई, वोल्टेज करंट दोनों को क्या करेंगे, आप उनका रेशियो ले लेंगे, जेड बताएंगे, जेड की वैल्यू पहले से नोन है। अब इस जेड से आप क्लियर आउट करेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें। तो उसके लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि जेड किनका रिजल्टेंट है, इस जेड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन सी दो क्वांटिटीज को मिला के इम्पीडेंस बनता है। तो जब ये क्लैरिटी रहेगी तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये आर और ये एक्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ठीक। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। इस एक्स की वैल्यू में से भी ये जानना पड़ेगा आपको कि प्लस जे दिया है तो क्या होगा, माइनस जे दिया है तो क्या होगा, ठीक। तो ऐसे बहुत सारी बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल बेस करता है। तो अगर आपको उसका क्लैरिटी है, अच्छे से पता है, तो आप कोई बच्चा जो पढ़ा हुआ है टॉपिक जिसको आता है, वो देखते ही बता देगा कि अच्छा सर 3 ओम का रेजिस्टेंस है और 4 ओम का कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, काम खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। बट ये कैसे पता चला, है ना? इसको देख के कोई बता देगा कि अच्छा सर पावर फैक्टर जो है ना वो लीड करेगी इस सर्किट के भीतर। तो ये जो नॉलेज डेवलप करना है, ये जो लेवल डेवलप करना है हमको, उसके लिए ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो जानना ज़रूरी है। तो वो सबसे पहले मैं आपको आज की क्लास में बता दूं। नोट्स ये जैसा जो मैं यहाँ पे रेडी कर रहा हूँ, ये सेम टू सेम नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाएगा, तो आप वहाँ से उस नोट्स को फॉलो कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं इम्पिडेंस, इम्पिडेंस ट्रायंगल। इस टॉपिक का सपोर्टिंग टॉपिक या सब टॉपिक्स जो है वो पहले मैं आपको बता दूं कि क्या, इसको पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा एक दो बेसिक चीज़ें और जान लीजिए, ठीक। तो हम लोग जब सर्किट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अबाउट द अपोजिशन। हम लोग बोलते हैं कि भाई जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको अपोजिशन ऑफर हो रहे हैं, ठीक है। आपने अगर बेसिक्स का पोर्शन जो था, बेसिक्स के वीडियोस थे, वहाँ देखे होंगे, तो मैंने आपको आर एल सी तीन टाइप के लोड्स के बारे में बताया हुआ है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि रजिस्टिव टाइप का अगर लोड है तो उसकी वजह से फेज में कोई अंतर नहीं होता है, बस खाली करंट को अपोजिशन ऑफर करेगा, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, हीट डिसिपेशन होगा। लेकिन इसी की जगह पे अगर इंडक्टिव या कैपेसिटिव में से कोई एक लोड आता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये सर्किट में एक अलग तरीके का वेरिएशन लाते हैं। कैसा वेरिएशन लाते हैं? जैसे इंडक्टर है, इंडक्टर के बारे में आपने पढ़ा है कि वो सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है, तो करंट बदलने की कोशिश करेगी तो इंडक्टर बदलने नहीं देगा उसको। मीनवाइल वोल्टेज अगर चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा, उसको कोई नहीं रोकने वाला है। तो इस वजह से क्या होता है कि करंट और वोल्टेज के बीच में एक फेज का अंतर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। और यही फेज का डिफरेंस ट्रांजिएंट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि सर्किट में ट्रांजिएंट क्रिएट होने लग जाते हैं, ठीक है, अनबैलेंस का सिचुएशन जो है वो क्रिएट होने लग जाता है, और कुछ और एडिशनल चीज़ें हैं। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो ये इम्पिडेंस जो है उसको क्रिएट करते हैं। तो इसी वजह से अगर कोई आपको बोले कि इम्पिडेंस जैसा कोई एलिमेंट ऐसे हाथ पे रख के दिखाओ, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता है। रजिस्टर आप ला करके फिजिकली देख सकते हैं,
एक रिएक्टेंस जो है वो ला करके आप फिजिकली रख सकते हैं, लेकिन इम्पिडेंस जैसी कोई चीज़ जो है वो फिजिकली ला कर नहीं रखी जा सकती। तो इम्पिडेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ अ सर्किट। ठीक है, इसी पार्ट को मैं आपको लिखवा देता हूँ जल्दी से। इम्पिडेंस इज द impedance is the resultant of the circuit resistance and reactance ठीक है, सर्किट के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन जो होता है दैट इज नोन एज इम्पिडेंस। इसके ट्रायंगल पे देखिए, नॉर्मली बोला जाए तो इम्पिडेंस ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह देखते हैं। ठीक है, बट जब आप यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि यहीं से आपका फाउंडेशन बनता है। आगे चल के आप गेट, ईएससी, एईजेई किसी भी एग्जामिनेशन की तरफ जब जाना चाहेंगे तो ये फाउंडेशन वहाँ पे काम आएगा। फिर जब मैं आपको ये चीज़ एईजेई में बताऊंगा तो मैं इतना डेप्थ में नहीं बताऊंगा, फिर वहाँ पे मैं आपको क्या बताऊंगा कि बेसिक बेसिक चीज़ें और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर एग्जामिनेशन के लिए एक लेवल ऑफ डेप्थ होता है जितनी दूर तक आपको पढ़ना होता है उसके लिए। ठीक है, तो वैसे ही इसके लिए आपको मैं पहले सब ये समझाता हूँ कि भाई रिजल्टेंट आ कैसे रहा है, दोनों के रिजल्टेंट के फॉर्म में इसको कैसे देखते हैं। पहले एक्सप्रेशन समझ लेते हैं, फिर इसके डेप्थ पे जाएंगे थोड़ा सा। तो इम्पिडेंस इज द रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ अ सर्किट। इट इज डिनोटेड विद कैपिटल जेड, इसको जेड से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो ओम्स में होती है। ठीक है, इसको जेड से डिनोट करते हैं। और इसका एक्सप्रेशन जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है, तो भाई इसका एक्सप्रेशन जो है इसको लिखते हैं हम लोग z इज इक्वल टू आर प्लस माइनस जे एक्स, आर प्लस माइनस जे एक्स, ये इसका एक्सप्रेशन होता है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इम्पिडेंस इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब ये हो कैसे रहा है ना, ये इस तरीके से कैसे आ रहा है, कैसे ये दिखाई दे रहा है, तो इसको समझने के लिए काम करते हैं। लेट अस सपोज कि हम एक सीरीज सर्किट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एक कोई भी एग्जांपल लेते हैं, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, जो भी आपको ठीक लगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक मेरे पास आरएल सर्किट है। ठीक है, चलिए भाई यहाँ से इसके टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से इसके। तो ये मेरे पास एक आरएल सर्किट आ गई। दिस इज माय रजिस्टर, दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, दोनों की वैल्यू ओम्स में है। ठीक है, हम यहाँ रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं, अपोजिशन की बात कर रहे हैं, जिनकी यूनिट ओम्स में होनी चाहिए। तो जब इंडक्टर आप ले रहे हैं तो हेनरी मत लीजिएगा, इंडक्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं रिएक्टेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पूरा फंडा एकदम क्लियर रखना है हमको। तो अब देखिए यहाँ पर जब आपको इम्पिडेंस बताना होगा, या चलिए सपोज कर लीजिए अभी इम्पिडेंस पे पहुंचा ही नहीं हम लोग, हम बात कर रहे हैं टोटल वोल्टेज की। तो कुछ यहाँ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होगा, कुछ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा। ठीक है, वी आर वी एल ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए ये डीसी नेटवर्क तो है नहीं, अगर ये डीसी होता तो मैं बोल देता आपको कि वी आर प्लस वी एल से आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। बट यहाँ ऐसा है नहीं ना, दोनों दो अलग अलग फेज की वोल्टेजेस हैं, जरूरी नहीं कि दोनों एक ही फेज में हो, बोथ आर ऑन अ डिफरेंट फेज। ठीक, बट करंट जो है इनके थ्रू वो सेम जा रही है, सीरीज सर्किट है इस वजह से सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू देम। ओके ठीक है, बढ़िया। इन दिस केस मैं ये बोल सकता हूँ कि so here we can say that V total is equals to अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए वी टोटल की। ठीक है, मॉड ऑफ वी टोटल है बेसिकली, यहाँ जो वी टोटल मैं लिख रहा हूँ इसको मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉड करके, मॉड कर दिया मैंने, ऐसा लिख दिया। अच्छा, वी नो दैट वी आर जो है इसका एक्सप्रेशन क्या बन सकता है, तो भाई वी आर का एक्सप्रेशन बनता है आई इंटू आर, और सिमिलरली वी एल का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आई इंटू एक्सएल। अच्छा, आई वन आई टू लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज करंट इज तो सेम ना, करंट तो जो है वो सेम ही है पूरे सेक्शन पे। चलिए दोनों वैल्यू को वहां पुट कर देते हैं। अच्छा, और एक और चीज कर देता हूँ कि वी टोटल को मैं लिख देता हूँ आई इंटू जेड, आई इंटू टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक, so therefore putting in above expression, पुटिंग इन अबव एक्सप्रेशन, इस पूरे को ऊपर के एक्सप्रेशन पर पुट करता हूं मैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो पुटिंग इन अबव एक्सप्रेशन आई विल गेट वी टोटल की जगह पे मैं लिखूंगा आई इंटू जेड
इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इसी पूरे को मैंने पुट किया यहाँ पर। अब यहाँ से मैं आई को कॉमन निकाल लेता हूँ, सो आई विल गेट आई इंटू जेड इज इक्वल्स टू आई कॉमन अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, एंड दोनों तरफ से अगर ये आई को मैं कैंसिल आउट कर दूं तो आई विल गेट जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसी को लिखने का तरीका है जेड इज इक्वल्स टू आर प्लस माइनस जे एक्स। एक्स मैंने इसलिए लिखा, एक्सएल नहीं लिखा मैंने जानबूझ के, कि मुझे ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंस जो होगा किसी भी इंपीडेंस के अंदर का फ्लक्चुएटिंग पार्ट है, मतलब बदलने वाली क्वांटिटी। क्यों बदलने वाली क्वांटिटी है? बिकॉज रिएक्टेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द सर्किट फ्रीक्वेंसी, कि सर्किट की सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है उसके ऊपर रिएक्टेंस डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस कोई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है क्या? कभी भी नहीं डिपेंड कर रहा है। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा इस बात के लिए। तो रेजिस्टेंस जो है उसको कोई फ्रीक्वेंसी से लेना देना नहीं है, इट इज कांस्टेंट, इट इज फिक्स्ड। जबकि इसको मैंने जे के साथ क्यों लिखा, इसको इमेजिनरी पार्ट या फ्लक्चुएटिंग पार्ट क्यों बोला मैंने? क्योंकि रिएक्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बदलेगी। भाई एक्सएल लिखोगे तो आप उसको क्या लिखोगे? यू विल राइट ना कि एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल विच इज फर्दर इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल। तो भाई इसमें 2 पाई एल तो कांस्टेंट है, ये देखो, ये 2 पाई और ये एल ऑल आर कांस्टेंट एक्सेप्ट दिस वन। ये कांस्टेंट नहीं है, ये बदल सकता है। इंडिया में 50 हर्ट्ज हो जाएगा, यूके में 60 हर्ट्ज हो जाएगा। तो एक्सेल की वैल्यू फॉर द सेम इंडक्टेंस विल बी डिफरेंट इन इंडिया एंड यूके। तो ये डिफरेंस जो है ये क्रिएट हो रहा है फ्रीक्वेंसी की वजह से, एंड दिस शोज कि इट इज अ फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट। और ये फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट होने की वजह से मैंने इसको जे के एक्सप्रेशन पे लिखा, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि प्लस जे लिखना चाहिए कि माइनस जे लिखना चाहिए इस एक्सेल के लिए। वो मैं आपको जल्दी से क्लियर कर दूंगा अभी। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए कि इंपेडेंस को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने आपको शुरुआत में बताया था वो इसी वजह से आता है, आर प्लस माइनस जे एक्स से आता है। ठीक, चलिए फेजर डायग्राम से कुछ चीजें समझते हैं। तो मैंने ये एक्सेल का केस आपको बताया। ठीक, पॉसिबल है कि एक्सी का केस जो है वो आप खुद डिराइव करके देख सकते हैं, बट उसकी नीड नहीं है, कोई भी एक का डेरिवेशन आप कर लीजिए। तो एक्सेल लिखना है तो एक्सेल लिख सकते हैं, एक्सी लिखना है तो एक्सी लिख सकते हैं आप। इन बोथ द केसेस आपका एक्सप्रेशन एक जैसा ही आएगा। ठीक है, तो जेड जो है उसके कंपोनेंट्स हमेशा रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होंगे, कि रेजिस्टिव पार्ट और रिएक्टिव पोर्शन को मिला करके टोटल इंपेडेंस बन गया सर्किट का। यूनिट इसकी भी ओम्स में हो गई। ठीक है, परफेक्ट है। तो ग्राफिकली जरा समझे इसको कि कैसे दिखाया जा सकता है। चलिए ग्राफ बना के समझते हैं इसको। देखते हैं कि ये इम्पीडेंस ट्रायंगल का सीन जो है ये आता कहाँ से है, इसका कंसेप्ट कैसे बन रहा है। तो हाँ जी, यहाँ तक आ गए हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज में, वी आर वोल्टेज में, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कहाँ पे होगा। तो भाई आप सबको पता है कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कहाँ पे होगा? बेस पे होगा। रजिस्टर होने की वजह से फेज में कोई अंतर होता है क्या? नो फेज डिफरेंस। जब फेज डिफरेंस है ही नहीं तो जो आपका रेफरेंस लाइन है उसी पे वोल्टेज को आप ट्रेस करोगे। तो लेट इट बी वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वी आर। अब आपको एलिमेंट वाइज समझना होगा कि इंडक्टर और कैपेसिटर के होने या नहीं होने से क्या अंतर पड़ता है, दोनों के प्रेजेंस से क्या क्या डिफरेंस पड़ता है। ठीक, तो अब मैं दूसरा कंडीशन आपको ये जो बता रहा हूँ जिसके लिए फेजर ड्रॉ करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक सर्किट है मेरे पास जिसमें रजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी है। पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको आरएल सर्किट दिया था। ठीक है, इस बार पूरा आरएलसी लेकर के आ गया। इस बार आर है, एक्सएल है, एक्सी है, सब चीज़ है। टोटल सप्लाई वोल्टेज है वी टोटल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो जो वोल्टेज ड्रॉप्स मुझे मिल रहा है वो कितना कितना मिल रहा है? तो भाई यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा वी आर, यहाँ का वोल्टेज मिलेगा वी एल, यहाँ का वोल्टेज होगा वी सी। ठीक है, ये कंडीशन से पूरी ओके। तो यहाँ तक की कंडीशन है। एक काम करते हैं, इन तीनों के अक्रॉस का जो वोल्टेज है उसको फेजर में पहले ट्रेस करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं फेजर में ये दिखता कैसा है। इसके ऊपर आप वैसे यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हैं, अदर देन दैट अगर आप एजे के लिए पढ़ रहे होते तो मैं आपको इसके ऊपर का एमसीक्यू बताता जिससे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। इसमें सीधे सीधे पहला एमसीक्यू तो यही आता है कि वी आर और वीसी के बीच में कितने का डिफरेंस रहता है, +90 डिग्री, -90 डिग्री या सेम फेज। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भाई वी आर और वी एल या वी आर से वी सी इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है। सिंपल सा एक फंडामेंटल है, अगर आप बेसिक में ध्यान देंगे इसके आगे चल के मैं आपको डेरिवेशन भी करवाऊंगा, इन चीज़ों का एनालिसिस का डेरिवेशन करवाऊंगा पूरा। रिप्रेजेंटेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट है ये।
तो इनके बीच का जो डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो वो कितने का डिफरेंस होता है, तो भाई देखिए वी आर से वीएल हमेशा वीएल हमेशा 90 डिग्री ऊपर रहता है, आगे चलता है इससे। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर is always 90 degree ahead of voltage across resistor, 90 degree का difference. And similarly the voltage across capacitor is 90 degree behind the VR. ये देखिए VC की वैल्यू, ये भी देखिए 90 डिग्री के डिफरेंस पर है इससे, ठीक है, ये भी 90 डिग्री के डिफरेंस पर है VR से। ये एक्चुअल सिचुएशन है, इनका डेरिवेशन का पार्ट भी अगर आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से मस्त से क्लैरिटी भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे डिफरेंसेस पर है, ये VL और VC एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट हैं। कैसे पता चला ये सारा कुछ, देखिए इसको पता करने का एक छोटा सा मैं बेसिक थिंग बताता हूँ। देखिए जब आप एक्सएल लिखते हैं तो यू राइट इट एज ओमेगा एल, दैट इज इक्वल टू 2πfl, जबकि वहीं पे अगर आप XC लिखते हैं तो आप लिखते हैं 1/ओमेगा c, दैट इज फर्दर इक्वल टू 1/2πfc। दोनों का रिलेशन जब आप चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे है, जबकि XC जो है फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स प्रोपोर्शन पे है। तो जितना एक फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से XL बढ़ेगा, एग्जैक्टली उसका अपोजिट उसी फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से उसी प्रोपोर्शन में कम होगा XC उस सेम सर्किट के लिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका। तो ये शो करता है कि दोनों के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस है। वैसे अगर आपने डेरिवेशन किया होगा तो आपका डेरिवेशन के एंड में रिजल्ट क्या आता है वो आपको ध्यान में होगा। क्या रिजल्ट आता है भाई, देखिए डेरिवेशन के अंत में एक जो इसका रिजल्ट आता है उसमें इंडक्टर के केस में आप देखते हैं कि करंट जो है, भाई वोल्टेज तो हम हर कंडीशन में स्टेशनरी रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, मतलब कितना Vm sin ओमेगा टी, लेकिन करंट जो है इंडक्टर के केस में कितनी आती है Im sin ओमेगा टी माइनस π/2, जबकि यही करंट कैपेसिटर के केस में कितनी आती है Im sin ओमेगा टी प्लस π/2। तो माइनस π/2 और प्लस π/2 के बीच का अंतर कितना होता है 180 डिग्री का, मतलब देखिए -90 और +90, इनके बीच का टोटल डिफरेंस कितना होता है। तो अगर मुझे फेजर से बताना होगा, ज़्यादा आसान तो फेजर में ही होगा ना। देखिए यहाँ से -90 बनाऊंगा ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे आएगी क्वांटिटी, और इसी रेफरेंस से +90 बनाऊंगा तो क्वांटिटी यहाँ आएगी। तो बताइए दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का हुआ, 180 डिग्री का। ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो ऊपर मैंने जो ड्रॉ किया वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो इस पोर्शन से हमको ये समझ में आ गया कि VL जो है वो लीड कर रहा है फ्रॉम VR एंड VC जो है वो लैग कर रहा है फ्रॉम VR, बोथ आर आइडियली एट 90 डिग्रीज फ्रॉम VR, ठीक है। आफ्टर दिस पॉइंट अब अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग। अब मान लीजिए सर्किट में 3 एलिमेंट्स लगे हुए हैं, तो फिर कोई सिचुएशंस भी हो सकती है। अगर तीनों एलिमेंट लगे हुए हैं, पिछले केस में मैंने आपको बताया कि खाली इंडक्टर लगा हुआ है रजिस्टर के साथ, तो यहाँ कोई सिचुएशन नहीं थी। यहाँ पे आप सीधे सीधे R √VR² + VL² करके निकाल लिए। अब मान लीजिए तीनों एलिमेंट लगे हुए हैं, जबकि ये जो दो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट पे वर्क करते हैं, इनकी वजह से जो क्वांटिटीज होती है 180 डिग्री अपार्ट हो जाती है। तो जब ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो क्या सिचुएशन अराइज हो सकती है? ऐसे केस में 3 सिचुएशन अराइज हो सकती है। तीनों सिचुएशन को ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। ऐसे केस में 3 सिचुएशन अराइज हो सकती है। कौन कौन सी? फर्स्ट केस, लेट अस टेक केस नंबर 1। फर्स्ट केस, when VL इज ग्रेटर देन VC। देखिए VR से कोई मतलब नहीं है हमको, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जो है इससे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, इससे कोई लीड लैग नहीं हो रहा है। ये VL और VC से लीड लैग हो रहा है, और जितने प्रोपोर्शन में VL की वजह से लीड हो रहा है वोल्टेज, उसी प्रोपोर्शन में VC की वजह से जो है वो लैग भी कर रहा है वोल्टेज। चलिए ठीक है, तो मान लीजिए पहला सिचुएशन ये है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। मतलब सीधी सिंपल सी बोलने की बात ये है, ऐसा बोल लो आप कि XL जो है इट इज ग्रेटर देन XC। भाई सीरीज सर्किट है ना, सीरीज सर्किट है तो आप लिखेंगे V इज इक्वल टू आई इंटू एक्स। तो अब जब मान लीजिए कि मैं I को अगर हटा दूं, क्योंकि वो I तो कांस्टेंट है, सेम है सब जगह, तो V प्रोपोर्शनल है ना X के हिसाब से, कि भाई X अगर V बड़ा है मतलब VL बड़ा है तो मतलब XL भी बड़ा ही होगा ऑब्वियसली, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो यही सिचुएशन को मैंने आपको शॉर्ट में लिख के समझा दिया यहाँ पे, ठीक, ये पॉइंट समझ गए। तो अब अगर ऐसा सीन होता है, इस तरीके का सीन होता है, तो बताइए एक्सप्रेशन कैसा बनेगा। चलिए मैं आपको फेजर बना के दिखाता हूँ इसी सीन का।
देखिए यहाँ पर तो आपने सबसे पहले वी आर बना दिया, वी आर की जगह फिक्स है, ये बदलेगी नहीं, वी आर अपनी जगह पे फिक्स है भाई, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन लीड कर रहा है, क्या लैग कौन लैग कर रहा है, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, अब चूंकि वीएल ग्रेटर है तो पूरी सर्किट को वो अपने अकॉर्डिंग डोमिनेट करेगा, सर्किट की प्रॉपर्टी जो है वो इंडक्टिव प्रॉपर्टी होने लग जाएगी। तो मतलब आपका एक्सप्रेशन जो है, चूंकि दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट हैं, तो एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, इनका नेट रिजल्टेंट कैसा होगा रिएक्टेंस का, देखिए इनका नेट रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे आप एक्सप्रेशन पे लिखेंगे दिस पॉइंट इज वी एल माइनस वी सी। और मैंने ऊपर क्यों बनाया इसको, क्योंकि ऊपर देखिए इंडक्टिव डोमिनेंस के केस में इंडक्टर का वोल्टेज अपनी तरफ खींचेगा, चीजों को खींचेगा मतलब डोमिनेंस अपनी क्रिएट करेगा, तो इसी वजह से सारे फेजर्स ऊपर की तरफ दिख रहे हैं मुझे। मान लीजिए वीसी बड़ा होता या एक्सी की वैल्यू बड़ी होती तो सारा चीज नीचे की तरफ बनाता, मैं इसके डायरेक्शन में बनाता, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो वी एल माइनस वी सी इनका नेट रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, ठीक। अब आप बताइए कि जो z की वैल्यू निकालनी है मुझे, या मान लीजिए जो v टोटल निकालना है, कैसे निकलेगा, v टोटल का एक्सप्रेशन हो जाएगा अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ऐसे ही निकलेगा। इनका तो रिजल्टेंट करना पड़ेगा आपको, ऐड तो नहीं कर सकते ना इसको, क्योंकि 180 डिग्री अपार्ट है, तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा अपने आप ही नेगेटिव लिखना पड़ेगा आपको। सो फाइनली यू विल गेट अगेन आई के फॉर्म में लिखिए आई इंटू जेड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस आई को कॉमन निकाल लेते हैं आई स्क्वायर को, और ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर से भी आई को कॉमन निकाल लेते हैं आई स्क्वायर को, और बाहर आ जाएगा मेरे पास आई इंटू जेड इज इक्वल टू बाहर आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एंड फाइनली आई विल गेट, इसके आखिरी पॉइंट पे देखिएगा, तो देयर फोर जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यही मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन है इंपिडेंस का, यही मेरे पास इंपिडेंस का फाइनल एक्सप्रेशन है। जब एक्सएल की वैल्यू ग्रेटर देन एक्सी हो जाएगी किसी सर्किट में, तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। समझ आ रहा है यहाँ तक सभी को? तो ये अगर एक्सप्रेशन है, इसको मुझे ट्रेस करना है इस फिगर में, तो कैसे ट्रेस करूंगा, देखिए इसको ट्रेस करने के लिए मैं दो चीज़ें बदलने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ वी आर नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसको कैसे लिखूंगा मैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर, ठीक है, क्योंकि मैं इंपीडेंस ट्रायंगल बता रहा हूँ ना, तो मुझे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के फॉर्म में लिखना है, ना कि वोल्टेजेस के फॉर्म में, ठीक। वो आपके समझने के लिए था, तो वो आप समझ गए। और देखिए एंड में एक्सप्रेशन में रेजिस्टेंस रिएक्टेंस और इंपीडेंस के फॉर्म में लाया हूँ ना, अब ऐसे ही यहाँ पे शो करूंगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया आर, इससे रिएक्टेंस कितनी आगे चल रही है, लीड कर रही है भाई, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ा है इसलिए लीड करता हुआ दिखेगा, तो एक्सएल माइनस एक्सी यहाँ लिख दिया मैंने। तो बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट जेड जो है कहाँ पे प्लेस होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जेड जो है वो कहाँ पर प्लेस होगा। तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, इनका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे ना आप, ये देखिए ऐसे प्लेस करेंगे आप इसको। यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा आपको, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो अप्लाई करिएगा। लाइक दिस। और अब इनका रिजल्टेंट ट्रेस करें, तो ये आ गया इनकी रिजल्टेंट लाइन, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ये हिस्सा क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी, तो इसका मतलब ये पोर्शन भी एक्सएल माइनस एक्सी होगा, लिख लेते हैं एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। अगर ये एक्सएल माइनस एक्सी है तो ये क्या है, दिस इज माई जेड, इन दोनों का रिजल्टेंट। अब बताइए यहाँ पे भी अगर आप पीजीटी अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे भी आप लिखेंगे z इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आप देखिए जो एक्सप्रेशन मैंने आपको वहां पर डिराइव करके बताया था इस जगह पे, ये सेम एक्सप्रेशन आपको पाइथागोरस थ्योरम से भी दिखेगा, अगर एक्सएल ग्रेटर है एक्सी से, तो कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, बोथ द एक्सप्रेशंस आर सेम। तो आप इस एक्सप्रेशन तक भी पहुंच सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कंडीशन अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास ये होगा थीटा, इस थीटा के सामने वाला सेक्शन जो है ये परपेंडिकुलर होता है, ये हम सब जानते हैं, तो दिस इज द परपेंडिकुलर सेक्शन, और इसका मतलब z जो है दैट इज हाइपोटेन्यूज, और r जो है दैट इज ऑन बेस। तो ये सब कुछ मिला के क्या दिख रहा है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। इसी वजह से जब इम्पीडेंस ट्रायंगल पढ़ाया जाता है तो हमेशा टीचर आपको ये बोलते हैं कि इम्पीडेंस ट्रायंगल और कुछ नहीं होता, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। लोग आपको हमेशा इसी फॉर्म में बताएंगे
कि भैया इम्पिडेंस ट्रायंगल जो है इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ बेस जो है वो रेजिस्टेंस को शो करता है, परपेंडिकुलर सेक्शन जो होता है वो रिएक्टेंस के लिए होता है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है दैट इज इम्पीडेंस। और यहाँ पर हम थीटा एंगल बताते हैं, इसके सामने वाला हिस्सा परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मली जब पढ़ाया जाता है तो इस तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है, बट इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो इतना है, इस तरीके से। तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल बोल के पढ़ाते हैं, बट इसके पीछे ये पूरा बैकग्राउंड है। ये ट्रायंगल बनता ही इसी तरीके से, ये मेथड इसके ट्रायंगल के बनने का। चलिए, ये तो पहला केस हुआ। लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड केस, केस नंबर 2। जल्दी से समझ आएगा अब यहां से। केस 2, व्हेन XC इज ग्रेटर देन XL। मान लीजिए अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस सर्किट में बड़ा है एज कंपेयर टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस, देन व्हाट विल हैपन। तो भाई सिंपल सी बात है कि मतलब VC जो है वो बड़ा हो जाएगा VL से, मतलब सर्किट में VC डोमिनेट करने लग जाएगा VL को। सर्किट में कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो डोमिनेट करने लग जाएगा, ठीक है। चलिए भाई देखें तो जरा इसका फेजर जो है वो कैसे बनाना चाहिए हमको। तो अब देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं R की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, रेफरेंस। ये रेफरेंस पे मैंने बना दिया यहाँ से VR। ध्यान से देखिएगा, दिस इज VR। अब देखिए इस बार क्या है कि VC जो है वो ग्रेटर है ना, और VC जो है वो VR से तो लैग करता है बाय 90 डिग्रीज। तो मतलब ये अपने तरफ डोमिनेट करेगा, अपने तरफ खींचेगा चीज़ों को। तो इस बार मुझे जब ड्रॉ करना होगा तो मुझे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा इसको, VC माइनस VL। मैं लिखूंगा VC माइनस VL, और इसको यहाँ ड्रॉ करूंगा इस लाइन पर, ठीक है। अब इस बार ऊपर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझको, यहाँ ऊपर कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि VL तो छोटा है ना VC से, तो VC डोमिनेट करेगा सर्किट को, और डोमिनेट करेगा तो अपने डायरेक्शन में चीज़ें बनवाएगा। दोनों के बीच 90 डिग्री का डिफरेंस। अब चलिए इंपीडेंस निकालते हैं, दोनों के बीच कैसे निकलेगा। चलिए पहले तो एक्सप्रेशन देख लेते हैं। इंपीडेंस का एक्सप्रेशन जो है वो कैसा हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फिर आप लिखेंगे V टोटल इज इक्वल्स टू अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस, इस बार हो जाएगा VC माइनस VL का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको आप लिखेंगे I इंटू जेड, दैट इज इक्वल्स टू I कॉमन अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये भी ठीक है यहाँ तक। R R जो है ये तो है ही है, बाकी पूरा डेटा है। I को आप कैंसिल आउट कर दीजिए यहाँ से, ओके। तो यू विल गेट फाइनली Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। हो गया एक्सप्रेशन कंप्लीट, सिंपल है। देखिए, अच्छा अब इसी एक्सप्रेशन को जरा फेजर से देख लेते हैं कि क्या उससे भी यही आ रहा है क्या, कुछ और आ रहा है। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका रिजल्टेंट लेते हैं। हमको क्या चाहिए, इम्पीडेंस की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का ऐसा रिजल्टेंट ट्रेस करेंगे, ओके। चलिए भाई, तो ये रिजल्टेंट ट्रेस कैसे, किसके हेल्प से कर रहे हैं, मेथड क्लियर है ना आपको। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हेल्प से क्लियर कर रहे हैं, मतलब हम लोग ये ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कभी भी डायरेक्टली ऐसा अल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते हम इसमें, अल्जेब्रिकली सॉल्व नहीं कर सकते हैं वेक्टर वाली चीज़ों को। अब इनका नेट रिजल्टेंट जो है वो यहाँ पे आएगा, जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं, ठीक, एकदम सही बन रहा है, ओके। इसको क्या बोलूँगा मैं, दिस इज इम्पिडेंस Z। तो देखिए ये वाला हिस्सा जो है मेरे पास, ये क्या है, दिस इज VC माइनस VL ना, तो इसके सामने का भी हिस्सा वही कहलाएगा, VC माइनस VL का हिस्सा, और ये Z है मेरे पास। अच्छा बताइए परपेंडिकुलर सेक्शन कौन सा है, ये वाला है ना, दिस इज द परपेंडिकुलर सेक्शन। तो एंगल कौन सा होगा फिर, एंगल कहाँ बन रहा होगा, यहाँ पे बन रहा है एंगल, यहाँ एंगल बन रहा है थीटा। इधर मत बना दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इधर बना देंगे तो रजिस्टर परपेंडिकुलर पे दिखने लग जाएगा आपको, विच इज टेक्निकली ऑल्सो रॉन्ग। ये वो बेस पे है, क्यों बेस पे, क्योंकि उसके होने की वजह से कोई फेस डिफरेंस तो हो ही नहीं रहा है ना। तो 90 डिग्री का फेस शिफ्ट तो रिएक्टेंस की वजह से हो रहा है, तो रिएक्टेंस को वहाँ शो करिए। तो अब इसी एक्सप्रेशन को मैं वोल्टेज के फॉर्म में ना शो करके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के फॉर्म में शो करूंगा, ठीक है। सेम एक्सप्रेशन है, जैसे मैं पिछली बार बदला था वैसे इस बार भी चेंज कर रहा हूँ इसको। तो मैंने VR की जगह पे सिर्फ R लिखा। अब यहाँ पे VC माइनस VL ना लिख के मैं इसको लिखूंगा XC माइनस XL, ठीक है। मैं इसको XC माइनस XL लिख देता हूँ अभी के अभी, XC माइनस XL, डन। थीटा एंगल यहाँ पे आ गया, बन गया एक और राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ से भी अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, इस पे भी अगर आप लिखते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, so we will get Z is equals to अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस
एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो देखिए आपका एक्सप्रेशन हर जगह से बिल्कुल सही आएगा अगर आपने मेथड सही पकड़ा है तो। मेथड अगर आपने सही डायरेक्शन पे लगाया हुआ है ना, तो आपको एक्सप्रेशन हर जगह एकदम सही मिलेगा, परफेक्टली अलाइंड मिलेगा आपको पूरा का पूरा सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है फेजर फॉर्म से भी क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो इम्पिडेंस ट्रायंगल का बेसिक रिप्रेजेंटेशन बन जाता है, इसीलिए कि भाई बेस जो है हमारा रेजिस्टिव पार्ट को शो करता है, परपेंडिकुलर सेक्शन रिएक्टेंस को शो करता है। ऐसे केस में इन दोनों का रिजल्टेंट इम्पिडेंस कहलाता है। ठीक है, इसलिए ये आइडेंटिटी आती है। ऐसा नहीं है कि अपने आप एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया और उसको हम इम्पिडेंस ट्रायंगल बोल दिए, ऐसा नहीं होता है। वो राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट होते जाता है स्टेप बाय स्टेप, तब फिर हम उसको एज अ रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। ठीक, तो अब मैं आपको फाइनल इंपिडेंस ट्रायंगल दिखाता हूँ यहाँ पर, लेकिन उससे पहले एक सिचुएशन अभी रह गई है डिस्कस करने को। तो ये फाइनल इंपिडेंस ट्रायंगल होता है हमारा। नॉर्मली किताबों में आधे पैराग्राफ में ख़त्म कर देता है इस टॉपिक को। इसमें बस इतना लिखा रहता है कि इंपिडेंस ट्रायंगल जो है इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, जो इसमें बेस रजिस्टर को बताता है ना। बेस जो है वो रेजिस्टिव पार्ट को शो करता है, परपेंडिकुलर जो है दैट इज़ फॉर रिएक्टेंस, सर्किट के रिएक्टिव पोर्शन को शो करता है, मतलब एक्सएल या एक्सी को, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है दैट इज इम्पिडेंस, दैट इज इम्पिडेंस। ठीक है, और यहाँ पर होता है हमारे पास थीटा एंगल। दिस इज द इम्पिडेंस ट्रायंगल, ऐसा समझ में आता है इससे। सभी की यूनिट किस में होती है, ओम्स में होती है, रेजिस्टेंस भी आर इन ओम्स, ये भी ओम्स में, इम्पिडेंस भी जेड इन ओम्स, सबकी यूनिट ओम्स में रहती है। ठीक है, तो इससे एक्सप्रेशन बनते हैं हमारे। तो मैंने आपको बोला कि एक केस रह गया है, तीसरा एक कंडीशन और रह गया है। क्या कंडीशन रह गया भाई, तो देखिए अभी तक क्या क्या केस आपने देखा। एक कंडीशन आपने देख लिया जहाँ पे एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है। इससे पहले आपने देखा जहाँ पे एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है। क्या होगा जब दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जब दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा। आने वाले दिन में यही टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट आने वाली क्लास में यही टॉपिक रहेगा। तो वो तीसरा कंडीशन जो है वो मैं आपको यहाँ पर नहीं लिखवाऊंगा, वो जब नया टॉपिक शुरू होगा वहां पर लिखवाऊंगा आपको कि तीसरे कंडीशन पे क्या होता है। जैसे आप सिंपली समझ सकते हैं कि तीसरे कंडीशन में क्या होगा, तो z बराबर r हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप लिखते हैं z इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या एक्सी माइनस एक्सएल जो भी आप लिखना चाहें, अगर ये दोनों बराबर ही हो गए तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी ना। तो z बराबर r तो होना तय है। कब, व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, जब ये दोनों बराबर होंगे तब। इस सिचुएशन को आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो अगर ऐसा है तो फिर इस कंडीशन पर क्या होगा, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। फिलहाल मैं आपको इसके आगे लेकर के चलता हूँ एक पॉइंट और। तो इस सर्किट के इस हिस्से से, मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल को देख करके अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ कर लें, इस राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पर अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ किया, तो साइन का थीटा और कॉस का थीटा जो है वो क्या डेटा देगा आपको। सो यहाँ पर लिखेंगे बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, by the trigonometric identity we have sine of theta and cos of theta as x by r, sorry, x by z and r by z। ये दो आइडेंटिटीज और ध्यान में रखना है आपको। क्या क्या मैंने लिखा है देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर इसी सर्किट के ऊपर लगा दिया जाए, मतलब इसी राइट एंगल ट्रायंगल पर लगाया जाए, तो आप देखेंगे साइन का थीटा इट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उस हिसाब से x बाई जेड कहलाएगा। और कॉस का थीटा जो है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा r बाई जेड। ठीक है, तो जब कोई x बाई जेड लिखता है तो इसमें एक रिएक्टेंस भी हो सकता है, दो रिएक्टेंस भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए सर्किट में, मान लीजिए सिर्फ RL सर्किट है, तो आप साइन थीटा में क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एक्सएल बाई इनका जेड, ऐसा लिखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आर एल सी तीनों है, आर भी है, एल भी है और सी भी है, सब चीज़ है, अब यहाँ कैसे लिखेंगे, अब आप लिखेंगे साइन ऑफ, अब दो सिचुएशंस हो सकती है यहाँ पे भी, एक्सएल माइनस एक्सी भी हो सकता है डिवाइडेड बाई जेड, या फिर इसमें साइन ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल भी हो सकता है डिवाइडेड बाई जेड।
वो तो डिपेंड करेगा ना कि सर्किट में एक्सएल बड़ा है कि एक्ससी बड़ा है, उस हिसाब से चीज़ डिसाइड होगी। तो ये कंसेप्ट अपना बिल्कुल बढ़िया से आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो जब साइन का थीटा हम लोग निकालेंगे तो इसमें ये डेटा जो है आपको ऐसे ध्यान से पुट करना है। एक्स लिखा हूं मैं इसीलिए जनरलाइज फॉर्म में कि डिपेंड करता है कि सर्किट में क्या लगा हुआ है। दो रिएक्टेंस लगे हैं तो दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, एक ही रिएक्टेंस है तो वही खुद आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई जेड। तो इसको एज अ फॉर्मूला लिख करके आप छोड़ दीजिएगा, एज अ फॉर्मूला, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पीडेंस ट्रायंगल। इसी तरीके से हम इम्पीडेंस ट्रायंगल को शो करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइडेंटिटीज रिलेटेड टू द इम्पीडेंस ट्रायंगल, यही जो अभी मैंने आपको बताया कि साइन का थीटा और कॉस का थीटा जो है ये कैसे रिलेटेड है इम्पीडेंस ट्रायंगल से, ये हम समझ गए। फॉर्मेशन ऑफ इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये समझ गए कि इम्पीडेंस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल तो बोलते हैं, लेकिन वो आता कहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल। ये बेसिक्स अपना क्लियर हो गया यहाँ से। और बताइए बेसिक ऑफ रेजिस्टेंस रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, हम समझ गए कि रेजिस्टेंस रिएक्टेंस और इम्पीडेंस एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, क्या इनका बेसिक्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैंने बोला ही था आपको शॉर्ट सा लेक्चर रहेगा, एकदम मस्त तरीके से इसमें पढ़ेंगे ये टॉपिक। दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पीडेंस ट्रायंगल। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नया टॉपिक शुरू करेंगे। मीनवाइल कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं, वहाँ जब जेड बराबर आर हो जाता है, तो उस सिचुएशन को इलेक्ट्रिकल्स में क्या बोला जाता है। इलेक्ट्रिकल में उस सिचुएशन का एक पर्टिकुलर नाम है, क्या नाम है वो बताइएगा जरूर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जय हिंद।